गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारी डे 9 की वीडियो आ रही है बेटा, और ये जो वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं उस सीरीज़ के अंदर बेटा वीडियो नंबर 2 आपके लिए आ रही है बेटा। वीडियो नंबर 2 आ रही है बेटा। आपको इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस किए थे। अगर आपको याद आ रहे हो तो पहला हम लोगों ने किया था गोइंग कंसर्न, दूसरा हम लोगों ने किया था, हाँ जी बेटा, दूसरा हम लोगों ने किया था क्या नाम है उसका, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, और तीसरा हम लोगों ने किया था बेटा एक्युरल एजम्पशन की थी। आई थिंक सो तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं यार, नए कंसेप्ट्स लेके आ रहे हैं, कुछ नए प्रिंसिपल्स लेके आ रहे हैं। तो टोटल हमारे 11 कंसेप्ट्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला हमारा कंसेप्ट आता है बेटा अकाउंटिंग एंटिटी। क्या लिखा बेटा मैंने, अकाउंटिंग एंटिटी, और उसका एक दूसरा नाम भी होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या नाम होता है बेटा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और मैंने हमेशा बताया बेटे मैं गोल्डन लाइन्स की बात करता हूँ, यानी कि कोई भी कंसेप्ट समझेंगे एग्जाम्पल तो जरूर देंगे और एग्जाम्पल आपको कोट भी करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग है ना कुछ गोल्डन लाइन्स पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। I am repeating again, according to this concept, business transactions are recorded in the books of account from the business point of view. From the business point of view, not from the point of view of owner. Not from the point of view owner. Owners are separate from the business, are considered as a creditor of the business to the extent of capital. टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ये लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है बेटा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल दोनों का मतलब एक है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है हमसे कि जो हमारा बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है दोनों बेटा अलग अलग हैं। हमारा जो बिजनेस है और जो हमारा बिजनेसमैन है दोनों अलग अलग हैं। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, और हमेशा हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है बेटा, हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों हम लोगों को अलग मान के चलने बेटे, यहाँ इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोगों ने अग्रवाल मोबाइल स्टोर की बात की थी, और आपको याद होगा अग्रवाल मोबाइल स्टोर में मैंने कहा था कि आप भूल जाइए कि रविंद्र अग्रवाल ने बिजनेस शुरू करा है, आप सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचेंगे, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने क्या देखा, अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने किसको मोबाइल बेचे थे उधारी में, अक्षय कुमार को बेचे थे। तो किसके बीच में रिलेशन डेवलप हुआ, अग्रवाल मोबाइल स्टोर और अक्षय कुमार। यानी कि अग्रवाल मोबाइल स्टोर के लिए क्या लगता है अक्षय कुमार, वो उसके लिए डेटर लगता है, और शाहरुख खान क्या लगता है, क्रेडिटर लगता है। यानी कि सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि आपको ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल देते हैं, ऑनर तो क्या है, ऑनर तो क्या है, केवल वो एक तरह की कैपिटल लगाता है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं बिजनेस के हिसाब से सोचूं तो बिजनेस ने 2 लोगों से पैसा उधार लिया था। आपको याद आ रहा होगा हमारे एग्जाम्पल में, एक लिया था उन्होंने रविंद्र अग्रवाल से बिजनेस के पैसा उधार लिया था, और दूसरा किससे लिया था, हाँ जी बेटा, ICICI बैंक से पैसा उधार लिया था। तो बिजनेस के लिए तो दोनों ही क्या मानी जाएंगी, लायबिलिटी मानी जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि दे आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एंड आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए ऑनर को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं अपने बिजनेस का, टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, जितने की उसने क्या लगाई है बिजनेस में, कैपिटल लगाई है। बट एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जांपल आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है या शो करना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक छोटी सी कहानी इसके थ्रू हम समझेंगे। एक बिजनेसमैन है, उसने क्या करा बेटा, बिजनेस से क्या निकाल लिया, कुछ पैसा निकाल लिया। उसने क्या निकाल लिया, कुछ पैसा निकाल लिया है अपने अकाउंट से, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया है उसने, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सही कहा, उसको हम क्या मानेंगे, ड्राइंग्स मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे बेटा, ड्राइंग्स मानेंगे हम लोग। ये कौन सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालेगा तो बिजनेस के लिए क्या लगेगी, वो बिजनेस के लिए क्या लगेगी, वो ड्राइंग्स लगेंगी। और ड्राइंग लगने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो अग्रवाल मोबाइल स्टोर से अगर रविंद्र अग्रवाल बिजनेस के अकाउंट से अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो क्या माना जाएगा, हमेशा ही ड्राइंग्स कंसीडर किया जाएगा। तो बेटा ये आपको बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखना है, यानी कि अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पर्सन। ये लॉ ऑफ आई के अंदर में दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग को क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं।
ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको अगर आप कोई भी चीज़ अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो उसको हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानेंगे, उसको हम लोग ड्राइंग्स ही माना जाएगा। अगला चलते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे बेटा आपके लिए, आप मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल लेके आएंगे। आप इनको बुक से पढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। अगला कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ बेटा यहाँ पे, वो लेके आ रहा हूँ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मैं फिर से कहता हूँ बेटा, आपको गोल्डन लाइन लिखनी पड़ेगी। एंड व्हाट आर द गोल्डन लाइन? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprises. Money is the common denominator in recording and reporting transactions. Money एक common denominator है। ये कहता है transaction events, यानी कि जो भी transaction होती है, आप देखते हैं कुछ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये भी है that can be measured in money, मनी की टर्म्स में जो कन्वर्ट कर सकते हैं, are recorded in the books of account of the enterprises. Money is a common denominator in recording and reporting the transactions. इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ बेटे। विटामिन एम की डेफिनेशन समझता है, यानी कि अकाउंट्स के अंदर में विटामिन एम समझता है। विटामिन एम का मतलब क्या होता है? मनी। केवल अकाउंटिंग एक ही भाषा समझती है, मनी मेजरमेंट, यानी कि पैसा पैसा और पैसा, हाय पैसा जैसे कहते हैं हम लोग, यानी कि जो चीज़ पैसे में बदल जाएगी उसी को हम किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। अगर जैसे कोई इंसान कहता है कि मेरे पास एक घर है, मेरा मान लीजिए जनकपुरी के अंदर में, मेरे पास एक गाड़ी है और मेरे पास क्या है, एक प्लॉट और पड़ा हुआ है, तो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये लिखेगा कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक प्लॉट है? नहीं, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, यानी कि वैल्यू तो अटैच करनी ही पड़ेगी। वो क्या क्या, मेरा घर है जनकपुरी के अंदर में, मेरा घर 2 करोड़ रुपए का है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी 50 लाख रुपए की है, कितना हो गया? 2 करोड़ 50 लाख हो गया। और जो मेरा प्लॉट है, एक प्लॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का है, तो यानी कि मेरे पास कुल कितना हो गया? 3.5 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए? 3.5 करोड़ रुपए। यानी कि बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी मनी वैल्यू क्या है। ये बेटा अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है, अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है विटामिन एम, यानी कि विटामिन एम का मतलब क्या है? केवल अकाउंटिंग पैसे की ही भाषा समझती है, बाकी इमोशंस की अकाउंटिंग में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम एक बात भी बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज बेस्ड नॉट ऑन इमोशंस बट ऑन प्रोफेशनल बेसिस पे है। ये प्रोफेशनल बेसिस का मतलब हर चीज़ यहाँ पे प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर ही कंसिडर की जाएगी। मैं छोटी सी बात आपसे बोलता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं, आपको हम सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हर एक स्कूल कहता है कि यार टीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हर स्कूल के जो टीचर्स होते हैं एक इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या उस एसेट की हम लोग बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा सकते हैं बेटा? बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या आप कहेंगे सर नहीं दिखा सकते? आप कैसे दिखाएंगे किसी की वैल्यू? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, उनकी क्या वैल्यू है? आप कहेंगे उनकी वैल्यू सर पता नहीं, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख 10 लाख। हमारे हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू मनी टर्म्स में निकाली ही नहीं जा सकती। यानी कि ये एक सीरियस लिमिटेशन भी है बेटे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की। आप अब थ्योरी बुक से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की ये हमारे पास लिमिटेशन भी है कि हम लोग केवल क्या कर सकते हैं कि वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की फॉर्म में हो। यानी कि टीचर्स की जो वैल्यू है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो वैल्यू है, हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं वो तो अनमोल हैं और अनमोल चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, कैन द ह्यूमन बींग्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आपको आंसर देना होगा एंड व्हाई एंड विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग followed here। आप लिखेंगे cannot be recorded because according to money measurement principle, because in money measurement principle transaction events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts या in the books of enterprises, because money is a common denominator in recording and reporting the transaction। एक क्वेश्चन और बनता है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोडक्शन मैनेजर ने रिज़ाइन कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने रिज़ाइन कर दिया, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? रिज़ाइन कर दिया, नहीं करेंगे रिकॉर्ड। क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि देखो, आप उसके जाने से नुकसान तो आपको हुआ होगा, मार्केटिंग मैनेजर आपका चला जाए या प्रोडक्शन मैनेजर, नुकसान तो हुआ, बट दिस नुकसान या दिस लॉस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम
मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसकी लिमिटेशन यही है कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है और दूसरी कंपनी है जो पोल्यूशन नहीं फैलाती, बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रॉपर तरीके से काम करती है। क्या इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? यानी कि अगर कंपनी ए है जो पोल्यूशन फैला रही है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, और दूसरी कंपनी जिसका पोल्यूशन नहीं फैला रही, पोल्यूशन नहीं फैला रही, वो कंपनी वैसे तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, क्या वो पोल्यूशन ना फैलाना हम क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दीज आर द सीरियस लिमिटेशंस ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। यानी क्या लिमिटेशन है? यानी कि मनी इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि मनी जो है, यानी कि जो चीज़ें मनी के अलावा होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस सिस्टम की ये क्या है, बहुत बड़ी कमी भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो मनी की फॉर्म होंगी। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप किसी शादी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आप भी कैसे रिकॉर्ड करते हैं? खुद को आप कर लीजिए बेटा। हर एक आदमी वो पैसे से ही जुड़ा हुआ है। आपका ज़्यादातर लोगों का हाल यही है। किसी शादी में जाएंगे, आप क्या देखते हैं? यार यहाँ पे यार 1 करोड़ रुपये का तो टेंट लगा हुआ है यार यहाँ पे, तो यार 20 लाख की गाड़ी दे दी है उसने अंदर के, 30 लाख की ज्वेलरी दे दी भाई, शादी में 4 करोड़ लगा दिए, 5 करोड़ लगा दिए, 6 करोड़ दिखा दिए। यानी कि हम ऐसे ही तो देखते हैं बेटे। हर चीज़ को किससे तोलते हैं हम लोग बेटा? पैसे से तोलते हैं। इसी कारण मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी क्या कहता है? हर चीज़ को पैसे से तोलता है। यानी कि हर चीज़ के अंदर में क्या इन्वॉल्व है बेटा? विटामिन एम ही इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास इसकी सीरियस लिमिटेशन भी हैं, जिसके कारण हम लोग ह्यूमन बींग्स की भी रिपोर्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। कौन सा होगा बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ बेटा, जब भी आप अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की बात करेंगे तो आपको क्या लिखनी होगी बेटा? गोल्डन लाइन। बाई चांस की बात है, यहाँ लिखा भी हम लोगों ने गोल्डन मार्कर से हमने लिखा हुआ है। तो क्या है? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज, लाइफ ऑफ एंटरप्राइजेज इज टू ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीरियड, is to be broken into the smaller period so that the performance is measured at the regular interval। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, स्मॉलर पीरियड्स में बांट दिया जाता है, so that the performance is measured at regular interval। so life of an organization is to be broken to the smaller period, और जो स्मॉलर पीरियड हैं which is termed as the accounting period। इन छोटे छोटे पीरियड्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसकी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ। यानी कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंने बताया था हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम के लिए चले। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस 10 सालों के लिए चला, 10 सालों के लिए चला, तो अब क्या करेंगे? यानी कि उसकी लाइफ को 10 सालों तक चलने के बाद, यानी कि 10 साल के बाद उसकी क्या प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया जाएगा? नहीं, उसकी 10 साल की लाइफ है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया। मान लो हम लोगों ने उसकी लाइफ को 10 हिस्सों में बांट दिया, तो हर हिस्सा कितने साल का आया? 1 साल का आया। तो यानी कि उसकी अकाउंटिंग हम हर साल करेंगे, और जो 1 साल है उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। चलो बेटा एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे आप क्लास 11 के एग्जाम दोगे, क्लास 11 के एग्जाम देते हो, आप क्लास 12 के एग्जाम देते हो, आप क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हो, 9th के एग्जाम देते हो, आपकी स्कूल लाइफ है। आपकी स्कूल लाइफ कितने साल की है? आप कहेंगे सर हमारी करीब करीब 14 ईयर्स की होती है, क्योंकि आप नर्सरी पढ़ते हैं, प्री नर्सरी होती है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और 12th तक पढ़ते हैं आप। यानी कि आपकी लाइफ जो है, स्कूल लाइफ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है? सर 14 ईयर्स डिवाइड कर दिया गया है। और आपकी जो लाइफ है इज टू बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर लाइफ, और सो डैट कि द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर्ड एट द रेगुलर इंटरवल। यानी कि हर साल आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है जब आपके फाइनल एनुअल एग्जामिनेशंस आते हैं। यानी कि एनुअल एग्जामिनेशंस आते हैं, आपकी क्लास 1 क्या है, आप अगर अच्छा करते हैं तो आप क्लास 2 में चले जाएंगे, अच्छा करते हैं तो क्लास 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में आगे चलते जाएंगे। यानी कि हर साल आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? इवेल्यूएट किया जाता है। इसीलिए अकाउंटिंग में भी कहते हैं जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लाइफ को भी स्मॉलर पीरियड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इन स्मॉलर पीरियड को जनरली क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है? हाँ जी बेटा 1 साल का होता है जनरली। जरूर नहीं 1 साल का हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट नॉर्मली स्टैंडर्डाइज क्या है बेटे? 12 महीने का आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है। एक छोटी सी बात बताओ मुझे बेटा, आप लोग देखते हैं, आप जब भी स्कूल जाते हैं, आप मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली के अंदर बेटा आपने देखा होगा एक डाबड़ी है, डाबड़ी का फ्लाईओवर बन रहा था, आपको मालूम है डाबड़ी का फ्लाईओवर बनने में कितना टाइम लग गया? हमें भी ध्यान है डाबड़ी पे कितना बड़ा जाम लगा करता था। डाबड़ी के फ्लाईओवर को बनने में फॉर एग्जाम्पल 10 साल लग गए। कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। मान लो डाबड़ी का फ्लाईओवर किसी ऑर्गेनाइजेशन लिया, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? 80 करोड़ रुपए में इसका ठेका ले लिया।
एग्जाम्पल लिया है, 80 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, चलो अमाउंट हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए डावड़ी का फ्लाईओवर बनाने के लिए ठेका जो लिया 8 करोड़ रुपए का ठेका ले लिया। कितने का ठेका ले लिया? 8 करोड़ रुपए का ठेका ले लिया। अब ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ और मान लीजिए जिसने बनाया है इस फ्लाईओवर को, उसने 6 करोड़ रुपए में ये फ्लाईओवर बना के तैयार कर दिया। कितने रुपए में बना के तैयार कर दिया? 6 करोड़ रुपए में। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने का ठेका लिया? 8 करोड़ का लिया। इसका मतलब उसको कितना फ़ायदा हो गया? आप कहेंगे सर 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। ये 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि मैं 2 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो 10 साल बाद मानूंगी, मैं 10 साल बाद प्रॉफिट मानूंगी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सही है? आपसे पूछा जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन सही है तो बताइए, गलत है तो बताइए, और कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो आप क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन गलत है, यहाँ वो 10 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि 10 साल में अगर प्रोजेक्ट उसका पूरा हुआ है तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको एवरेज बेसिस पे कह देता हूँ। मान लीजिए वो फ्लाईओवर 10 साल में बन के तैयार हुआ है और 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि हर साल करीब करीब कितना प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे सर हर साल करीब करीब जो प्रॉफिट हो गया वो 20 लाख रुपए का हो गया। कितना हो गया? 20 लाख रुपए का। तो हर साल कितना प्रॉफिट मान लिया जाएगा? 20 लाख रुपए का। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो कहता है कि नहीं मैं तो 10 साल बाद प्रॉफिट दूंगा, तो आप कहोगे ही इज द रॉन्ग एंड विच कॉन्सेप्ट ही इज वायलेटेड, विच कॉन्सेप्ट ही इज नॉट फॉलोड। तो आप क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। इसी कारण से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। चलो और एक क्लास 11 का एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैंने 14 साल के लिए आपकी स्कूल लाइफ को डिवाइड कर दिया। आप मान लीजिए आप स्कूल के अंदर क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, आपके यूटी एग्जाम होंगे, आपके हाफ ईयरली होंगे, फिर दोबारा यूटी होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। क्यों 3-3 4-4 बार एग्जाम ले रहे हैं? ताकि आप अगर पहले एग्जाम में परफॉर्मेंस ना दे पाएँ तो दूसरी बार में दे लें, और दूसरी बार में नहीं दे पाएँ तो तीसरी बार में कर लें। यानी कि अल्टीमेटली आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेंगे तो आप आसानी से अपने टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यानी कि मैनेजमेंट को भी क्या होने होते हैं, बहुत सारे क्या लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं एपरेट टाइम पे। तो उनको रेगुलर इंटरवल पे कंपनी की परफॉर्मेंस को भी क्या करना पड़ता है? इवेल्यूएट करना पड़ता है। और ये जो पीरियड जिस पे करते हैं हम लोग वो नॉर्मली क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है। बड़ी बड़ी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा होता है, तो वो भी क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी अपॉइंट कर देते हैं वहाँ पर ऑडिटर्स। जो ऑडिटर होते हैं हर साल अकाउंट चेक करके बताते हैं। हर साल का मतलब वही अकाउंटिंग पीरियड में, जो कि नॉर्मली 1 साल का लिया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे बेटा। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट लेके आएंगे बेटा, अब हम जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं बेटा वो लेके आ रहे हैं बेटा, फोर्थ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे बेटा, वो है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है बेटा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जैसे नाम से ही लग रहा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। और हमेशा मैंने कहा है जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, आपको एक गोल्डन लाइन जरूर लिखनी है। और गोल्डन लाइन यहाँ पे रेड और ब्लू से लिखी गई हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड understandable reporting to the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity। क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको बेटा क्या करना है कि जो भी आपके सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं शुड कंप्लीटली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी पड़ती हैं एंड अंडरस्टैंडेबल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल मतलब समझ में आने वाली फॉर्म में रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? अभी आप याद रख लीजिए, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आपकी एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, यानी कि पूरे साल में कितनी इनकम कमाई है, और आपकी बैलेंस शीट जो बताती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 होती हैं। पहली होती है इनकम स्टेटमेंट जो आपके प्रॉफिट और लॉस को बताती है, और दूसरी होती है बैलेंस शीट जो बताती है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। यानी कि आपको हर एक चीज़ को क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, फुली डिस्क्लोज करना है। आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ को हाइड करते हैं, आप कंसील करते हैं, आप छुपाते हैं, इसका मतलब आपने कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट किया है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बिकॉज इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको क्या करना है, देयर शुड बी द कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, on the financial statement of all the significant information, जो भी important information है relating to economic affairs should be properly disclosed in the books of account। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारा कहलाता है
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या करा कि उस कंपनी के अंदर में कोई मेजर कोई फ्लॉ हो गया। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर लो हो गया। टर्नओवर क्या होता है सर? ये टर्नओवर का मतलब सेल। अगर किसी कंपनी के अंदर में सेल कम हो गई, सेल कम होने से क्या हो गया? सेल कम होने से क्या हो गया? नहीं तो सी बात है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके प्रॉफिट्स के ऊपर आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर उसकी इन्फॉर्मेशन जब वो अपने बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसके नीचे क्या दे सकती है? एक नोट दे सकती है कि यहाँ इस साल हमारी कंपनी की जो सेल है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, और उसके ये रीजंस हैं। ये चीज़ ज़रूर उसको क्या करनी चाहिए? डिस्क्लोज करनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स अगर क्या हो गई है? कम हो गई है, तो आपको इन सारी चीज़ों को फुली डिस्क्लोज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एवरीथिंग शुड बी फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी चीज़ आपको क्या नहीं करनी है? हाइड नहीं करनी है आपको। अगर आप हाइड करते हैं तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को आपने क्या किया है? वायलेट किया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब हमें पता लगा एक प्रॉस्पेक्टस और होता है बेटे। एक प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या करना होता है आपको? एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है ना, जिसके अंदर आपको स्कूल के सारे क्या दे रखे होते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन दे रखे होते हैं, स्कूल की क्या क्या अचीवमेंट है, स्कूल ने क्या क्या प्राइजेज जीते हैं, कितने बच्चों का मेडिकल में एडमिशन हुआ, कितने का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, कितना स्कूल का ग्राउंड है, कितना स्विमिंग पूल है, ये है वो है, सारी इन्फॉर्मेशन भरी होती है। और आपको इतना अट्रैक्टिव लगता है कि आप स्कूल के प्रॉस्पेक्टस को देख के उसमें एडमिशन दे देते हैं। लेकिन उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर में अगर कोई इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल से रिलेटेड है, अगर वो उन्होंने हाइड कर दी, तो इसका मतलब उन्होंने गलत किया है। इसका मतलब उन्होंने कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई कंपनी मार्केट में जब शेयर इशू करती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर इशू करती है, तो उनको क्या करना पड़ता है? एक प्रॉस्पेक्टस देना पड़ता है और कंपनी को बताना पड़ता है अपने सारे के सारे जो भी प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, ये हमारी कंपनी की अचीवमेंट है और ये हमारी कंपनी की अचीवमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होंगी। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो इसका मतलब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हैं। जब हम लोग बीकॉम में थे तो हमने देखा था, उस कंपनी का नाम मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं ले पाऊंगा, हम लोगों ने उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखी थी, वहाँ पे कुछ कमियाँ थी और वहाँ पे कमियाँ थी तो हमने रिपोर्टिंग करी और वो बाद में सही हो गई थी। अगर बाद में उन्होंने सही कर ली, हमने इंटरनल लेवल पे ही काम ये कर लिया, अगर नहीं तो हम कंपनी को स्यू भी कर सकते थे। आगे चलेंगे बेटा, एक कंसेप्ट और लेंगे हम लोग इसके अंदर में, और हमारा जो इस सीरीज़ के अंदर में जो 5वां कंसेप्ट आता है बेटा, वो होगा हमारा मेटर्निटी प्रिंसिपल होगा। बेटा कौन सा प्रिंसिपल होगा? मेटर्निटी प्रिंसिपल। फिर से वही बात याद आती है बेटा, आपको क्या लिखनी होंगी? गोल्डन लाइन्स लिखनी होगी। और गोल्डन लाइन क्या है इसके लिए बेटे? इट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। इट रेफर टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल, कि कोई भी आइटम उसको मेटेरियल कहेंगे इफ़ देर इज़ अ रीजन्स टू बिलीव डैट की नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस हमें क्या करनी पड़ेगी? चेक करनी पड़ेगी एक आइटम की या एक इवेंट की, कि इट आइटम शुड बी रिगार्डेड एज अ मटेरियल आइटम होना चाहिए इफ़ देयर इज़ अ रीजन्स टू बिलीव कि नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि मेटेरियलिटी का मतलब क्या है? मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? एक मेटेरियल वर्ड होता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ड होता है, कहते हैं मैं वो पूरा मेटेरियल वर्ड में लगा हुआ है, पैसा पैसा पैसा, ये वो मेटेरियल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा रिलेटिव इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मुकेश अंबानी के बारे में आप सुना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नॉट मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने सुना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो टर्नओवर आपको मालूम है कितना है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक फिगर बना ली, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर है, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए का है। 10 लाख करोड़ रुपए सर बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मान लो उन्होंने एक रिपेयर कराई 1 लाख रुपए की, कितने की रिपेयर कराई? 1 लाख रुपए की। आपको 1 लाख रुपए की रिपेयर करा दी। कंपनी का टर्नओवर कितना है? 10 लाख करोड़ रुपए है। एक अग्रवाल मोबाइल स्टोर है, उसका टर्नओवर मान लो 10 लाख रुपए का ही है, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की रिपेयर करा दी। आप बताओ अग्रवाल मोबाइल स्टोर के लिए 1 लाख रुपए की रिपेयर कराना बड़ी बात है या
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक 10 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की रिपेयर कराना पड़ा है। आप कहेंगे सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या फ़र्क पड़ा, उसका टर्नओवर 10 लाख करोड़ है, यानी कि उसके लिए वो चीज़ मटेरियल नहीं है। लेकिन अग्रवाल मोबाइल स्टोर का टर्नओवर ही 10 लाख रुपए का है, उसमें 1 लाख रुपए रिपेयर पे लगा दिए। इसका मतलब करीब करीब 10% पैसा तो किस पे खर्च कर दिया उन्होंने, रिपेयर पे खर्च कर दिया ना। इसका मतलब रिपेयर पे 10% पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक कंपनी अपने पैसों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करती, यानी कि रिपेयर पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। इसका मतलब इट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, यानी कि किसी बंदे को इस कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो हो सकता है कि वो पैसा ना लगाए। तो ये चीज़ कहते हैं मैटेरियलिटी, यानी कि ये चीज़ें हैं जो मैटेरियलिटी चीज़ कहलाती है, यानी कि ये चीज़ें होती हैं मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से होती हैं। यानी कि अगर ऐसा है तो ये चीज़ें भी हमारी प्रॉपर्ली शो होनी चाहिए। यानी कि ये आपको कभी भी एक सवाल आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है। इसके लिए और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने रिपेयर कराई, रिपेयर का ही ले लेते हैं, बुक का एग्जांपल दें ताकि आपको याद भी रहे अग्रवाल साहब की बुक का। अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख रुपए इज इमेटीरियल फॉर एंटरप्राइज इज हैविंग ए टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल। अगर किसी ने 10 लाख रुपए की अगर टर्नओवर है, 10 लाख रुपए की सेल है और 2,50,000 का अगर उसने टर्नओवर कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया, तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक कंपनी जिसका टर्नओवर 15 करोड़ रुपए का है, उसने भी इतना खर्चा कर दिया, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गई है, मटेरियल हो गई है। ये चीज़ क्या हो गई है, मटेरियल हो गई है हमारे पास। तो यानी कि ये चीज़ें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में ये भी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी चीज़ों को आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये भी ध्यान रखना है हमारे को, यानी कि मैटेरियलिटी का मतलब केवल आपको याद रखना है, कोई चीज़ सेम चीज़ किसी के लिए मटेरियल हो सकती है और सेम चीज़ किसी के लिए इमैटेरियल हो सकती है। यानी कि एक पर्सन है, वो मान लीजिए अपनी कंपनी के अंदर में कोई चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी मान लो रेंट पे करता है, रेंट पे करा किसी कंपनी ने और रेंट पे करा, उसकी टोटल सेल ही मान लो 10 लाख रुपए की है, उसने 1 लाख रुपए का रेंट दे दिया। सेम एग्जांपल ही मैं कोट कर रहा हूँ बार बार में, तो इसका मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस सर ने कंपनी का टर्नओवर है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है, उसने रेंट अगर पे कर दिया है मान लो लाख रुपए का, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए किसके अंदर आता है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर आता है। यानी कि सेम चीज़ किसी के लिए मेटल हो सकती है और किसी के लिए इमैटेरियल भी हो सकती है। तो मैटेरियलिटी डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, रिलेटिव इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यानी कि बता देंगे, अगर किसी ने ये चीज़ को नहीं बताया तो उसको ये चीज़ बतानी चाहिए। तो इसका मतलब किसके अंदर आ जाएगा, ये मैटेरियलिटी प्रिंसिपल का आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपए है, उसने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, यानी कि लेकिन उसने ये शो नहीं करा कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट किया, आप कहेंगे मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस कंपनी के हिसाब से। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटे बाकी के 6 कॉन्सेप्ट और हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेटा लेकर आएंगे।